Hello everyone, I am Shelly and I am going to discuss a very important article with you guys, that is आर्टिकल 21। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ चला रही हूँ, तो उसमें मैं आज आपके साथ आर्टिकल 21 के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप कोई भी नई वीडियोस अगर यहाँ पे अपलोड होती है तो उसको मिस ना करें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 21 आखिर क्या है। जब आप आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे केवल 2 लाइन का ये आर्टिकल कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। मतलब इस 2 लाइन के आर्टिकल ने इतना ज़्यादा तबाही मचा के रखी है, चाहे कोई भी आप बुक उठा के देख लीजिए, वेदर इट इज़ MP जैन, वेदर इट इज़ जैन पांडे, या फिर कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भर भर के इंटरप्रिटेशन हो रखा है। तो ये आर्टिकल सिंपली यही बोलता है कि कोई भी पर्सन, ये सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ से उसको कोई डिप्राइव नहीं कर सकता है, और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको कोई छीन नहीं सकता, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। अब ये क्या चीज़ है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उसको जानने के पहले, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ जानने के पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो करता है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी लॉ जो कि बनाया गया, लेजिस्लेचर ने बनाया है, क्या वो फेयर है, क्या वो आर्बिट्रेरी है, ये सारी चीज़ें इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है। इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है। तो ये एक तरीके से चेक एंड बैलेंस करता है वेदर एनी लॉ इन क्वेश्चन इज़ फेयर एंड नॉट आर्बिट्रेरी, और ये वाइड स्कोप प्रोवाइड करता है कोर्ट को कि हाँ वो कोई भी सिटीज़न का राइट है तो उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो बेसिकली यहीं से सिटीजन्स के राइट के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में हम देख सकते हैं इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। हमारे यहाँ कैसी चीज़ है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। मतलब कि अगर कोई लॉ है और उसके लिए कोई प्रोसेस बताया गया है कि आपको ऐसे ऐसे लॉ बनाना है, ये फॉलो करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, मतलब कोई प्रोसेस बता दिया गया, उसके तहत अगर आपने लॉ बनाया है तो वो लॉ वैलिड होगा। अब हमें उससे ये मतलब नहीं है कि वो लॉ फेयर है या आर्बिट्रेरी है, मतलब उसके मेरिट्स पे ना जाके हम उसके केवल प्रोसीजर को देखते हैं। उसी को कहते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ, जो कि इंडिया में फॉलो होता है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। यही सारी चीज़ें हैं हमको केस लॉ से पता चलेंगी। तो हम चलिए केस लॉज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस लॉ था तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में। इस केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपने आर्टिकल 21 को पढ़ा और इस केस के बिना पढ़ा ना तो आपने अधूरा पढ़ा। इस केस में AK गोपालन जो थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे जो कि डिटेन्ड थे अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। He challenged his detention on the ground that his civil liberty was being hampered. उसने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को चैलेंज इस बेसिस पे किया था कि उसकी जो सिविल लिबर्टी है उसका हैम्पर हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपको जिस लॉ के तहत आपको डिटेन किया गया है, मतलब यही प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है 1950 वाला, ये जो था ये अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ बनाया गया है, इसीलिए जो आपकी डिटेंशन है वो बहुत ही फेयर है, मतलब उस पे हम नहीं कुछ क्वेश्चन कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन फिर ये तो बहुत ही गलत था। फिर मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का है केस। ये इसके जो रिपरकशंस हैं उनको ही ये सुधारने के लिए आया केस। इसमें क्या हुआ था, जो मनिका गांधी थी उनका पासपोर्ट है वो इम्पाउंड कर दिया गया था अंडर सेक्शन 10(3)(c) ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967, और शी वॉज नॉट गिवन एनी रीजनिंग फॉर द इम्पाउंडिंग, और
इम्पाउंड कर लिया गया, उनको ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया गया कि आप फॉरेन नहीं जा सकते, फॉरेन ट्रैवल करना था उनको, और बिना रीजनिंग के, बिना कोई रीज़न बताए उसको इम्पाउंड कर लिया गया। तो मनेका गांधी ने एक रिट फाइल कर दी अंडर आर्टिकल 32 फॉर इंक्रोचिंग हर पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो इस केस में 7 जजेस की बेंच ने ये बोला, उनका ये ओपिनियन था कि अगर आर्टिकल 19, 21 और जो 14 है, अगर कोई एक आर्टिकल का इंक्रोचमेंट होता है, वॉयलेट होता है, तो ये 14 और 19 का भी इंक्रोचमेंट है। मतलब यहाँ पे आर्टिकल 14, 19 और 21 ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। मतलब अगर 21 का इंक्रोचमेंट हो रहा है तो समझ लीजिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 14 और 19 को भी साथ में। तो इन्होंने बोला कि दीज आर्टिकल्स गो हैंड इन हैंड एंड व्हेन इट कम्स टू द चेक एंड बैलेंस ऑन प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। जब हम देखेंगे कि कोई प्रोसीजर जो स्टैब्लिश बाय लॉ है, हम उस पर चेक एंड बैलेंस अगर लगाते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे तीनों के तीनों आर्टिकल्स को। और इन्होंने ओवर रूल कर दिया ये जो AK गोपालन वाले केस को। उन्होंने बोला कि लॉ है वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, और आर्टिकल 21 कैन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एंड एज वेल एज आर्बिट्रेरी लेजिस्लेशंस इफ द एक्शन इज नॉट फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि हाँ, हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, अगर कोई भी लॉ जो कि जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं है तो वो माना जाएगा कि वो लॉ आर्बिट्रेरी है, ऐसा बोला गया। तो ये केस जो है ये आर्टिकल 21 का एम्बिट बहुत ही वाइड कर देता है। इससे हम देखेंगे कि कई सारे फेसेट्स हमें नज़र आएंगे कि आर्टिकल 21 ने जैसे ब्रॉडन, मतलब कि आर्टिकल 21 के स्कोप को ऐसे ब्रॉडन किया है इस केस ने। अब हम कई सारे फेसेट्स कुछ आर्टिकल्स के थ्रू देखेंगे, जैसे कि ये राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, और भी सारे इसके फेसेट्स हैं जो आपको मैं आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। इसका सबसे पहला केस है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड देयर एक्सेस टू जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ देयर वर्क वर टेकन एज असेंशियल कंडीशन टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ये सबसे पहले बोलता है कि जो हेल्थ और स्ट्रेंथ है वर्कर्स की, उनकी ह्यूमन कंडीशन, वर्क, सारे के सारे एसेंशियल कंडीशन है उनके जीने, उनके ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ये बहुत ही एसेंशियल्स हैं। तो उसके बाद एक केस आता है नौतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये इसमें ये हेल्ड हुआ कि सेक्शन 377, ये हमारा जो सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो उस हद तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जब तक कि ये होमोसेक्सुअल एक्ट्स, अगर कोई कंसेंटिंग पार्टीज़ हैं, कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, उनके बीच अगर होमोसेक्सुअल एक्ट होते हैं तो वो अगर उसको क्रिमिनलाइज कर दिया इस केस में। और उन्होंने बोला कि ये ह्यूमन डिग्निटी को भी, ह्यूमन डिग्निटी जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन दिया गया इस जजमेंट में, बिकॉज ह्यूमन डिग्निटी इज़ नॉट ए स्ट्रेट जैकेट आइडिया। और इन्होंने बोला कि रेदर इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज राइट्स एंड फ्रीडम्स विच इनेबल अ पर्सन टू लिव लाइफ विदाउट इंक्रोचमेंट अपॉन हिज और हर सेल्फ रेस्पेक्ट, प्राइड एंड सेफ्टी। फिर उसके बाद आता है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2019 का केस है। इसमें एडल्ट्री को चैलेंज किया गया था। यहाँ पे जो ह्यूमन डिग्निटी, मतलब वाइफ्स की ह्यूमन डिग्निटी को मतलब खतरे में थी। तो यहाँ पे एडल्ट्री जो है, एडल्ट्री को केवल ग्राउंड बनाया गया। एडल्ट्री आर्टिकल 21 को इंक्रोच कर रही थी, इसीलिए उसको बोला गया कि दिस इज़ नॉट मोर अ क्राइम एंड दिस इज़ ओनली अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो एडल्ट्री है उसको बोला गया कि ये क्राइम नहीं है, बस ये क्या है, एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स के लिए। राइट टू लाइवलीहुड, इसका एक दूसरा फेसेट देखने को मिलता है, राइट टू लाइवलीहुड। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसमें 50-50 चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, ये एविक्शन ऑफ स्लम ड्वेलर्स की बात है। यहाँ पे स्लम ड्वेलर्स जो रहते हैं उनको एविक्ट करने की बात हो रही थी। तो कोर्ट ने कंक्लूड क्या किया कि दो स्लम ड्वेलर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू लाइवलीहुड, गवर्नमेंट वॉज
justified in evicting them as they were making use of public property for private purposes। तो इन्होंने बोला कि हाँ हम एविक्ट कर सकते हैं उनको क्योंकि वहाँ पे ये प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को। लेकिन ये बोला गया कि हाउएवर दे शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रेसपासर्स एज दे ऑक्यूपाइड फिल्दी प्लेसेस आउट ऑफ शेयर हेल्पलेसनेस। तो ये ऑर्डर किया गया कि कोई भी एविक्शन would take place only after approaching monsoon season and persons who were censored before 1976 would be entitled to resettlement। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी पर्सन जो कि 1976 के पहले से रह रहा है तो उनको ये इंश्योर किया जाएगा कि हाँ उनको रीसेटल किया गया है या नहीं, हम ऐसे नहीं निकाल देंगे, ऐसे एविक्ट नहीं कर देंगे। तो इस केस में ये देखा गया। तो ये राइट टू लाइवलीहुड का एक केस देखने को मिलता है। इसके बाद आता है राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जितने भी डॉक्टर्स है, वेदर इट इज़ प्राइवेट डॉक्टर वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट डॉक्टर, they are obliged to extend medical assistance to injured immediately without asking for legal formalities। उन्होंने बोला कि चाहे ये प्राइवेट डॉक्टर या गवर्नमेंट डॉक्टर हो, सब के सब ऑब्लिगेटेड होते हैं, ऑब्लाइज्ड होते हैं कि वो मेडिकल असिस्टेंस तुरंत के तुरंत प्रोवाइड करें बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के। अब आता है इसके बाद दूसरा फेसेट आता है राइट टू डाई का। इसके 4 केसेस हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला गया था, इसमें सेक्शन 309 आईपीसी अगर आपने पढ़ा होगा तो वो बात करता है अटेम्प्ट टू सुसाइड को क्रिमिनलाइजेशन के बारे में। तो उसमें ये बोला गया था पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि कीपिंग आर्टिकल 21 एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन माइंड, द 2 जज बेंचेस में 2 जज बेंच थी, उन्होंने रूल किया कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड राइट टू नॉट लिव अ फोर्स लाइफ, मतलब राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई एज वेल। इस केस में ये बोला गया। फिर उसके बाद ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इसी केस को ओवर रूल करते हुए ये बोला गया कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, इसमें ये बोला गया। और अरुणा रामचंद्र शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस है, इसमें ये बोला गया कि जो पैसिव यूथनेशिया है ना वो अलाउ कर दी गई है। पैसिव यूथनेशिया मतलब कोई भी पर्सन अगर कोई भी वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब उसका अब जीने का कोई चांस नहीं है, तो हम उसका जो भी असिस्टेंस है, मेडिकल असिस्टेंस, उसको हटा देते हैं और जितने दिन तक वो जी सकता है ऐसे ही वो जिए, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा बोला गया। पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं इसे। तो पैसिव यूथनेशिया इसमें अलाउ की गई थी। फिर उसके बाद कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो इसमें पैसिव यूथनेशिया जैसी ही चीज़ बोली गई थी, लेकिन ये बोला गया कि अगर आपके पास अधिकार है राइट टू लाइफ, उसको विद डिग्निफाइड लाइफ के साथ जीने का, तो आपके पास मरने का भी अधिकार है विद डिग्निटी, ये बोला गया। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा फेसेट आता है राइट टू प्रिवेसी का। राइट टू प्रिवेसी, इसमें सबसे पहला केस है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, ये 2 बार हो गया, हॉस्पिटल जेड 1998 का केस है। इसमें बेसिकली ये बात हुआ था कि एक पर्सन को एड्स था, तो उस पर्सन ने बोला था कि इसको आपको मतलब किसी से बताना नहीं है, इसको आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, ये इशू आया था इसमें। लेकिन जो डॉक्टर था उसने उस पर्सन के फियांसे से बता दिया था कि हाँ जो ये पर्सन है ये सफ़र कर रहा है HIV+ से, और उसको बताने के बाद उसने बोला कि ये तो इन्फ्रिंजमेंट है मेरी राइट टू प्राइवेसी का। तो इस केस में बोला गया कि जब 2 फंडामेंटल राइट्स कन्फ्लिक्ट करते हैं, नेमली राइट टू लाइफ and that of right to which advance the public morality or a public interest would alone be enforced through process of court। मैंने बोला कि जब 2 फंडामेंटल राइट्स क्लास करते हैं, मतलब एक तरफ राइट टू लाइफ है और एक तरफ राइट टू प्राइवेसी है, तो दोनों में हम किसको देखेंगे, तो हम उसको देखेंगे जो पब्लिक मोरालिटी को एडवांस करता है, हम उसको देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट आपका नहीं हुआ। फिर उसके बाद जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आधार जजमेंट है। ये आधार जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप
बेसिकली पूरा का पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं घर पे बैठकर। तो मैं इसके बारे में नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर आता है इसके बाद राइट टू स्लीप। राइट टू स्लीप रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2012 का केस है। इसमें राइट टू स्लीप को भी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया अंडर आर्टिकल 21। तो ये थे सारे के सारे केसेस, और मैं ये होप करती हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा ये वीडियो को देखकर, आर्टिकल 21 को देखकर। और अगर आपने अभी तक मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अदर वीडियोस को नहीं देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट बना के रखी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।